अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय मिशाल। आज हम एक नई सीरीज का आगाज करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। पिछले लेक्चर्स के अंदर मैंने हाइड्रोजन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट करवाई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने बेसिक्स के बारे में डिस्कस किया था, केमिकल शिफ्ट क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास कपलिंग कांस्टेंट क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया था। देन आई डिस्कस्ड अबाउट हाउ कैन यू प्रिडिक्ट अ स्ट्रक्चर बाय यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रा, और मैंने आपको बताया था कि किस तरह हमारे पास एक कंपाउंड का एनएमआर स्पेक्ट्रा दूसरे कंपाउंड के एनएमआर स्पेक्ट्रम से डिफरेंट होता है, और हमने बेसिक से लेकर एडवांस तक सारे टॉपिक्स जो है उस पर कवर किए थे। आज हम जो है वो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जस्ट जो है वो बेसिक्स देखेंगे और इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास कार्बन 13 ही क्यों स्टडी किया जाता है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर, कार्बन 12 को क्यों नहीं किया जाता। ठीक है, तो आज का लेक्चर छोटा सा लेक्चर होगा, लेकिन इसमें सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, तो इसे टिल एंड जो है वो वॉच कीजिएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को लाया क्यों गया। ठीक है, पहले तो हमारे पास प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, जिसके अंदर आपको क्या पता चलता था, मैग्नेट जो हमारे पास थे जितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोटॉन थे उनके बारे में एक तो चीज़ पता चलती थी। ठीक है, उसके अलावा हमें पता चलता था कि हमारे कंपाउंड के एक्चुअली हम स्ट्रक्चर तक चले जाते थे। लेकिन अगर आपके पास कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो, इससे आपको डिस्टिंक्ट नंबर ऑफ कार्बन्स का भी पता चल सकता है। ठीक है, तो आपकी जो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, इसको यूज़ किया जाता है विद एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ओके, जब एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी डाटा आपके पास हो, कार्बन 13 एनएमआर की स्पेक्ट्रोस्कोपी का भी डाटा आपके पास हो, तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर तक पहुंच सकते हैं। यानी हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट है वो क्या करते हैं, प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ करते हैं, कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी यूज़ करते हैं, उसके साथ साथ FTIR UV इस तरह का डाटा होता है। एज ए रिजल्ट वो अच्छे तरीके से क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ओके, कार्बन 13 के अंदर जो है ये जो हमारे पास कार्बन 13 है, इसमें आपका फोकस किसके ऊपर होगा, कार्बन 13 के ऊपर। आपका प्रोटॉन एनएमआर के अंदर आप किसको फोकस कर रहे थे, प्रोटॉन को, लेकिन इसके अंदर आप कार्बन 13 को करोगे। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होता होगा कि कार्बन 13 ही क्यों स्टडी किया जाता है, वैसे तो हमारे पास कार्बन 12 भी है। ओके, तो इसकी रीज़न क्या होती है, अगर आपने बेसिक जो हमारे पास एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसका अगर मेरा लेक्चर लिया हो, तो मैंने आपको बताया था कि कौन से हमारे पास एटम्स ऐसे हैं जो एनएमआर एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कार्बन 12 जो है वो एनएमआर एक्टिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर होते हैं 6 प्रोटॉन एंड 6 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसमें दोनों चीज़ क्या होती है, इवन में होती हैं, और जब इवन में होती है तो हमारे पास क्या होता है, वो एक दूसरे के इफेक्ट को जो पेयर अप होकर इफेक्ट को जो है वो कैंसिल आउट कर देते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास जो है वो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है उसके पास क्या होता है, जीरो होता है। ओके, एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन 12 एनएमआर एक्टिव नहीं होती। तो हम कार्बन 13 को लेते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, 7 हमारे पास न्यूट्रॉन होते हैं और 6 प्रोटॉन होते हैं, और कार्बन 13 हमारे पास एनएमआर एक्टिव होती है। उसके अलावा हमारे पास बहुत से हमारे पास तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, अगर आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लो, उसके अंदर कौन सी चीज़ प्रेजेंट होती है, दो चीज़ें इसमें मेन होती हैं, क्योंकि वो होते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो उसमें हाइड्रोजन, ठीक है, यानी प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन, और दूसरी चीज़ उसमें होती है कार्बन। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इनका जो मेजर पोर्शन है वो कार्बन और हाइड्रोजन पे मुश्तमिल होता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, कार्बन 13 और प्रोटॉन एनएमआर को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर एनएमआर टेक्निक्स लाइक फॉस्फोरस, या हमारे पास जो अदर क्लोरीन 35 था ये वो। तो कार्बन 13 एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कार्बन 13 को एज ए टारगेट यूज़ करते हैं, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी है, लेकिन इट इज़ लेस इंपॉर्टेंट दैन एचएनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी हम बात करेंगे कि वो क्यों थी। इसके अलावा हमारे पास इसका जो दूसरा नाम है उसे कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस भी कहते हैं, जैसे CMR की भी कहते हैं। जैसे प्रोटॉन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम PMR से जो है वो डिनोट करते थे, इसी तरह इसको कार्बन मैग्नेटिक रेजोनेंस को CMR से जो है वो डिनोट करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये जो है क्या बताती है, अगर इसे HNMR और IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के साथ इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, उसके अलावा हमारे पास इसके लिए हम एक्सपेरिमेंट ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती। लाइक आपको पता है कि अगर आपने किसी चीज़ के अंदर, जैसे आपने हाइड्रोक्सिल ग्रुप का पता लगाना हो, डबल बॉन्ड का पता लगाना हो, तो हमारे पास डिफरेंट तरीके होते हैं, केमिकल भी होते हैं और हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपिक भी होते हैं। तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड यूज़ करने का फ़ायदा आपके पास ये होता है कि आपको जो है वो लेबोरेटरी के अंदर काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो है वो फ़ायदे बताए हुए हैं, ये वैसे कॉमन से फ़ायदे हैं कि जैसे हम कंप्लीट डिटर्मिनेशन के साथ साथ क्या कर सकते हैं, मिनिमल जो है हमारे पास लेबोरेटरी की एक्सपेरिमेंटेशन यूज़ होती है। उसके अलावा हमारे पास नॉन इक्विवेलेंट कार्बन्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि मैंने आपको प्रोटॉन्स बताए थे कि प्रोटॉन हमारे पास अल्कीन का प्रोटॉन कहीं और जो है वो केमिकल शिफ्ट पे अपनी वैल्यू देगा, PPM वैल्यू पे। ठीक है, उसके अलावा हमारे पास जो है वो सिग्नल, अगर हाइड्रोक्सल का प्रोटॉन है वो कहीं और सिग्नल देगा,
एरोमेटिक का प्रोटॉन है वो कहीं और सिग्नल देगा, तो आपको पता चल जाता है कि नंबर ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स कितने हैं। सेम इसी तरह C13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर आप नॉन इक्विवेलेंट कार्बन के बारे में पता लगा सकते हो। उसके साथ साथ आपको कार्बन स्केलेटन का पता चल जाता है कि हमारे पास कार्बन का स्केलेटन कैसा है, ठीक है, वो किस तरह एक दूसरे के साथ कार्बन अटैच हुई हुई है। लेकिन हमारे पास कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर कुछ जो है वो ये भी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कार्बन के दो आइसोटोप, जिसमें से एक कार्बन 12 है और दूसरा है कार्बन 13। अब कार्बन 13 यूज़ करने का ये फ़ायदा एक तो हुआ कि ये NMR एक्टिव हुआ, लेकिन इसके साथ साथ इसका एक नुकसान भी है कि कार्बन 13 जो है उसकी परसेंटेज अबंडेंस जो है वो बहुत थोड़ी है, 1.08। इट मीन्स कि हमारे पास, लेट्स सपोज आपके पास हैं 2 कंपाउंड्स, ठीक है, मैं यहाँ बनाती हूँ कोई एक कंपाउंड बता देती हूँ C3, ठीक है, और हमारे पास है H8, और इसकी अरेंजमेंट हमारे पास अगर मैं ये बनाऊँ, ये हमारे पास C3H8 बन गया। इसी तरह हमारे पास जो है एक और मैं बताती हूँ, ये साइक्लोहेक्सेन है। अब मैंने क्या कहा कि अगर आपके पास 100 एटम्स हैं, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 कार्बन के एटम्स हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.08% यानी हमारे पास एक ऐसा होगा कार्बन जो कार्बन 13 होगा, और बाकी सारे के सारे क्या होंगे, कार्बन 12 होंगे। तो क्या आपको लगता है कि हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, अब इस मॉलिक्यूल के यहाँ भी कार्बन 13 हो, यहाँ भी कार्बन 13 हो और यहाँ भी कार्बन 13 हो? हरगिज़ ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास इस तरह के आपने एक 1 मोल लिया हुआ है, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स है इस तरह, तो इसमें से बहुत कम चांसेस होंगे कि अगर इसका एक है ना, तो इसके बहुत बहुत रेयर चांसेस है कि इसके साथ वाला कार्बन भी जो है वो कार्बन 13 हो। इट मीन्स कि हमारे पास 2 कार्बन 13 एक एटम के अंदर पाए जाना तो बहुत कम है, और वो चीज़ बहुत ही पीछे रह जाती है कि हमारे पास वो एडजेसेंट पोजीशन पे भी हो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, कार्बन 13 की अबंडेंस बहुत बहुत लो होती है, ठीक है। एज ए रिजल्ट हमारे पास इसके जो सिग्नल हैं वो वीक होते हैं। जैसे प्रोटॉन में हमने अच्छे खासे लंबे लंबे सिग्नल्स देखे, लेकिन कार्बन 13 के केस में सिग्नल जो है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया था कि N+1 रूल बताया था प्रोटॉन NMR के अंदर, प्रोटॉन NMR के अंदर N+1 रूल क्या कहता था कि हमारे पास कपलिंग हो रही होती है एडजेसेंट प्रोटॉन्स की, और हमारे पास सिग्नल की स्प्लिटिंग हो जाती है, और स्प्लिटिंग हमारे पास N+1 में हो जाती है। यानी अगर आपके एडजेसेंट पोजीशन पे 4 प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन है HA, उसके नेबर वाले कार्बन के ऊपर 2 लगे हुए हैं और दूसरी तरफ नेबर में भी 2 लगे हुए हैं, यानी टोटल 4 नेबरिंग प्रोटॉन है, तो सॉरी प्रोटॉन है, कार्बन नहीं प्रोटॉन है। HA के जो है वो नेबरिंग में 4 प्रोटॉन है, तो 4+1 के अकॉर्डिंग वो हमारे पास 5 जो है वो उसमें पार्ट्स में उसका सिग्नल स्प्लिट कर जाएगा, जिसे हम पेंटेड या क्विंटेड कहते थे, ऐसे ही था। लेकिन वो क्यों होता था, क्योंकि एडजेसेंट पोजीशन वाले प्रोटॉन जो है एक दूसरे से कपल करते थे। तो क्या आपको लगता है कि यहाँ चांसेस है कि कार्बन 13 से कपल कर सके? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि हमारे पास यहाँ चांसेस यही नहीं बच पाते कि एक कार्बन 13 हो तो उसके साथ वाला एडजेसेंट पोजीशन वाला भी कार्बन 13 हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि हमारे पास कार्बन 13 NMR के अंदर N+1 रूल फॉर कार्बन 13, ठीक है। मैं मतलब इसको सिंपली मैं आपको ये कह देती हूँ कि इसमें कार्बन 13 और कार्बन 13 की कपलिंग हरगिज़ नहीं हो सकती, ओके। उसके साथ साथ हमारे पास एक और पॉइंट अंदर आया कि हमारे पास इसके सिग्नल जो है वो वीक होते हैं। अब सिग्नल वीक होने की कितने ज़्यादा वीक होते हैं, तकरीबन 6000 टाइम्स वीकर होते हैं, और वो हमारे पास 3 फंडामेंटल रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस कर ली, लो नेचुरल अबंडेंस। उसके साथ साथ इसकी मैग्नेटोगायरिक रेशो भी जो है वो लो होती है। मैग्नेटोगायरिक रेशो जो है हमने पीछे इसका टॉपिक जब डिस्कस किया हुआ है कि मैग्नेटोगायरिक रेशो है क्या, जिसे गायरोमैग्नेटिक रेशो भी कहते हैं। तो वहाँ से आप ये समझ सकते हैं। अब यहाँ पे ये एक्चुअली हमारे पास मैग्नेटोगायरिक रेशो बताता है कि किसी एटम के अंदर कितना ज़्यादा वो मैग्नेटिक है, ठीक है, मतलब हमारे पास उसकी पावर कितनी है। तो जब इसकी मैग्नेटोगायरिक रेशो छोटी होगी, इट मीन्स कि वो इतने अच्छे तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्शन कर ही नहीं पाता। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि उसकी जो है सेंसिटिविटी जो है वो कम हो जाती है, और सिग्नल हमारे पास क्या होता है, वीक आता है। अब इसमें हमारे पास कार्बन 13 और प्रोटॉन का अगर कंपेरिजन किया जाए तो हमारे पास 4 गुना जो है उसकी प्रोटॉन से जो है वो कम होती है गायरोमैग्नेटिक रेशो। अब इसको अगर हम देखें, इसके साथ साथ इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी फिर लो होगी, ओके। अब रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लो होगी यानी आप एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, इसकी उसके साथ इंटरेक्शन कम है, तो ऑब्वियसली इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी भी लो होगी। अब गायरोमैग्नेटिक रेशो कम हुई, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लो हुई, इट मीन्स के प्रोटॉन से ये बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आपने 300
ये आपने एक ही लिया हुआ है जी मैग्नेटिक फील्ड लिया हुआ है, ठीक है। जैसे लेट्स सपोज आपने 2.71 जो है वो टेस्ला लिया हुआ है, उसके अंदर आपका प्रोटॉन शो कर रहा है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी 300 मेगाहर्ट्ज पे। दूसरी तरफ आपका है कार्बन 13, वो शो कर रहा है 75 मेगाहर्ट्ज पे। इट मीन्स कि हमारे पास 75 मेगाहर्ट्ज पे ये कर रहा है, इसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या बहुत ज़्यादा लो है। एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या होगा कि पॉपुलेशन डिफरेंस लो हो जाएगा, और एज ए रिजल्ट हमारे पास लो रेडियो फ्रीक्वेंसी की अब्जॉर्प्शन होगी, और सिग्नल भी जो है वो क्या होगा, वीक प्रोड्यूस होगा। तो ये 3 फंडामेंटल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके कार्बन 13 के सिग्नल जो है बहुत ज़्यादा वीक होते हैं एज कम्पेयर टू प्रोटॉन एनएमआर। अब हमने क्या करना होता है कि स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अगर बहुत ज़्यादा सिग्नल वीक है तो उसका क्या नुकसान होगा, हमारे पास मैंने आपको बताया था नॉइज़ होता है, जिसमें हमारे पास बहुत ही इनकन्सिस्टेंट से जो है वो आ रहे होते हैं, सिग्नल्स आ रहे होते हैं, लाइक इस तरह इस तरह इस तरह करके। तो अगर आपके अपने वो जो असल सिग्नल है वो भी इतना सही हो कि ज़्यादा फर्क ना हो, तो आपको महसूस नहीं हो पाएगा, कि आपको पता नहीं चलेगा कि हमारे पास जो है वो कार्बन 13 का सिग्नल कौन सा है और पीछे वाली नॉइज़ कौन सी है, ठीक है। तो ये इसका नुकसान होता है। तो इस नुकसान को ख़त्म करने के लिए डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स की जाती हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमारे पास जो है वो डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं। एज ए रिजल्ट हमारे पास कार्बन 13 का जो सिग्नल है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। ये हम डिस्कस भी करेंगे कि कौन कौन से जो है वो मेथड जो है यूज़ किए जाते हैं। अब दूसरा हमारे पास था एक चीज़ हमने डिस्कस कर ली कार्बन 13 के अंदर, कार्बन 13 कपलिंग हरगिज़ नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास एक कार्बन के साथ एडजेसेंट कार्बन 13 प्रेजेंट होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास जो है वो कार्बन 13 की जो है वो लोअर अबंडेंस है, उसकी गायरोमैग्नेटिक रेशियो थोड़ी है, एज ए रिजल्ट उसका सिग्नल क्या होता है, वीक होता है। ओके, अब हमारे पास जो है वो सिग्नल को इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, इसको जो है हम मॉडर्न फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जो है वो हम करते हैं। क्या किया जाता है कि स्पेक्ट्रा को बार बार रिकॉर्ड किया जाता है, यानी एक दफ़ा स्पेक्ट्रम निकाला, फिर निकाला जाता है, फिर निकाला जाता है, फिर निकाला जाता है। एज ए रिजल्ट हमें क्या होता है, ज़्यादा अमाउंट में जो है हमें सैंपल रिक्वायर होता है एज कम्पेयर टू HNMR। अब सिग्नल को क्या किया जाता है, उसकी एवरेज निकाली जाती है, और एवरेज निकालने के बाद लाइक हमने जो है वो इस तरह, ये ना नॉइज़ है, ठीक है, और ये नॉइज़ आ रही है, और ये आपका सिग्नल है, ठीक है। इसी तरह फिर नॉइज़ आ रही है, और ये आपका वही वाला सिग्नल जो है वो दोबारा आया, ठीक है, और ये नॉइज़ आ रही है। इसी तरह फिर आपने किया, फिर नॉइज़ यहाँ पे आई, और ये आपका सिग्नल आया, ये इसी तरह सेम बना लीजिएगा, और ये आया। अब क्या किया जाता है, इन सारी इस तरह रीडिंग्स लेने के बाद ना इनकी एवरेज निकाली जाती है। एवरेज निकालने के बाद क्या किया जाता है कि जो हमारे पास ये होते हैं ना, ये जो होते हैं इनका, ये पहले कहीं और आ रहे हैं, बाद में कहीं और आ रहे हैं, और ये हमारे पास होते हैं इनकन्सिस्टेंट जो है वो सिग्नल, जिन्हें हम कहते हैं नॉइज़, ठीक है। तो ये जो रैंडम नॉइज़ आई होती है ना, इसको ख़त्म कर दिया जाता है, एवरेज कर दिया जाता है, और हमारे पास ये जो एक ही जगह कंसिस्टेंटली कोई सिग्नल आ रहा होता है ना, उनको मिला दिया जाता है, और वो जो है वो इन्हेंस हो जाते हैं इस तरह, ठीक है। तो उसकी जो है वो इन्हेंसमेंट हो जाती है। अब इसमें एक्चुअली क्या किया जाता है, रैंडम नॉइज़ को रिड्यूस कर दिया जाता है, एज ए रिजल्ट सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जब इन्हेंस हो जाती है। सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो जो है वो जो है और वो किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ स्कैन्स की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी हमारे पास अंडर रूट ऑफ नंबर ऑफ स्कैन्स, यानी अगर आपने 100 स्कैन्स करवाए हैं तो सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो क्या होगी, क्या होगी आपके पास सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, ये हमारे पास है 100 का अंडर रूट, तो हमारे पास 10 होगी, यानी हमारे पास सिग्नल जो है वो नॉइज़ से 10 टाइम्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। अब जो हमारे पास टिपिकल कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए जाते हैं, उसमें 100 से 1000 टाइम जो है वो स्कैन किए जाते हैं, और फिर सब कुछ जो है वो एवरेज निकाली जाती है, और एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या आता है, स्पेक्ट्रम हासिल हो जाता है, जिसमें इन्हेंस हुए होते हैं सिग्नल। प्रोटॉन NMR के सिग्नल जो है वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसलिए हमें बहुत कम स्कैन्स करवाने पड़ते हैं, लेकिन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हमें बहुत ज़्यादा स्कैन्स करवाने पड़ते हैं, क्योंकि इसमें सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। अब कार्बन 13 की अगर हम वो बात करें, जैसे हमारे पास प्रोटॉन NMR के अंदर क्या था, 0 to 12 ऐसे ही था, ठीक है, जिसके अंदर सारे नेचर के प्रोटॉन आ रहे थे। लेकिन कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर 0 to 240 कितने आ रहे हैं, 0 to 240 आ रहे हैं। अब इसकी रीज़न क्या है, इसके मैं जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी डिटेल के साथ, जब हम डिफरेंट फैक्टर्स जो है वो डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि एक कार्बन जो है थोड़ी सी उसके साथ जो है वो कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लग जाता है, तो उस पर इसकी जो है हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू पे ज़्यादा फर्क क्यों आता है, जबकि प्रोटॉन में इतना ज़्यादा नहीं आता था, ठीक है। जैसे 2 से 3 चला गया, इतना सा आता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आता था कि हमारे पास जो है वो टेंस या हंड्रेड्स की जो है वो वैल्यू का डिफरेंस आ रहा हो। इसके अंदर ये वाला पॉइंट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बताऊंगी। आज हम सिर्फ बेसिक्स को कवर कर रहे हैं। उसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, हमारे पास जो है वो मिनिमम जो है वो पीक ओवरलैप होता है, बेटर रेजोल्यूशन होती है, और हमारे पास इजीली आप जो है वो कार्बन 13 की जो टाइप्स को वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। ये हमारे पास है इंस्ट्रूमेंटेशन की वजह से जो फ़ायदा आ रहे हैं, ठीक है।
उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है कि आपको जो है वो अलग कोई इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जो है वो प्रोटॉन और कार्बन-13 दोनों के लिए सेम ही इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। बस जो है वो आपको ये चेंज करना पड़ता है, ट्रांसमीटर की फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है। जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन के लिए जो 300 मेगाहर्ट्ज़ है, ठीक है? तो आपको कार्बन-13 क्योंकि उसकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी लो होती है, तो उसके हिसाब से आपको फ्रीक्वेंसी जो है वो थोड़ी डिफरेंट चूज़ करनी पड़ती है, बहुत कम चूज़ करनी पड़ती है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट आपका बेसिकली वही होता है। बस आपका जो प्रोटॉन वो उसके प्रोटॉन के लिए जो ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी है उसकी रेंज को चेंज करना पड़ता है। ये मैंने आपको कुछ वैल्यूज़ बताई हैं, इसके बारे में हम डिस्कस भी करेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें ये बता देती हूँ कि हमारे पास इसकी वैल्यू जैसे प्रोटॉन के अंदर मैंने आपको एक चार्ट पढ़ाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कार्बोक्सिलिक एसिड की कहाँ आएगी, हर एक की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू बताई थी। सेम इसी तरह ये है हमारे पास कार्बन-13 की। इसको ना 4 कैटेगरीज के अंदर जो है वो कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है? और ये हमारे पास 8 से लेके 60 ppm की रेंज में आ रही होती है, जिसमें सबसे जो है वो कम जो है छोटी जो है वो प्राइमरी होती है, देन सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी एंड क्वार्टनरी होती है। उसके बाद सेकंड रेंज हमारे कैटेगरी हमारे पास आ जाती है सैचुरेटेड कार्बन की, जिसके ऊपर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप अटैच है, ठीक है? ऊपर वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या कोई ग्रुप अटैच नहीं था, इसमें अटैच है, यानी ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह का। ये हमारे पास जो है 40 से लेके 65 की रेंज, 40 से लेके 80 की रेंज में हमारे पास जो है ऑक्सीजन के साथ वाला, यानी हमारे पास ईथर वाला हमारे पास CH3 है, या हमारे पास एस्टर वाला है, वो यहाँ पे शो करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ऐसा कार्बन जो हेलोजन के साथ अटैच है, जैसे कि हमारे पास क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के साथ अटैच है, वो हमारे पास 35 से 80 या 25 से 65 की रेंज में दे रहा होता है वैल्यू, यानी ओवरऑल ये हमारे पास 25 से 80 की रेंज में सब कुछ आ रहा होता है। उसके बाद हमारे पास आती है अल्काइन थर्ड, जो कि हमारे पास अनसेचुरेटेड है, यानी इसमें अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक रिंग आ जाती है। 65 से 90 तक आपका अल्काइन देता है, देन हमारे पास अल्कीन आपका देता है 100 से 150 तक, और एरोमेटिक रिंग आपकी सबसे जो है वो ज़्यादा देती है 100 से 75। और सबसे एंड पे जिस तरह हमारे पास प्रोटॉन एनएमआर के अंदर क्या हुआ था, प्रोटॉन एनएमआर के अंदर हमारे पास एल्डिहाइडिक और आपका जो था कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रोटॉन वो हाई जो है वो केमिकल शिफ्ट पे वैल्यू दे रहा था, जो बहुत ज़्यादा डाउन फील्ड थे। 9 to 10 था एल्डिहाइडिक का, और हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का कहाँ पे था, 11 to 12। तो सेम इसी तरह हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास एस्टर्स, अमाइड एंड हाइड्राइड्स और एसिड्स, इनकी होती है 155 से 185 तक, जो और जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की होती है वो होती है 185 से 220 तक। तो ये था हमारे पास ओवरऑल चार्ट, इसको आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से याद कर लेना। बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है वो कहाँ कहाँ पे सिग्नल जो है वो आ सकते हैं, और इसकी जो रीज़न है वो उसी तरह वही है कि हमारे पास जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा करीब अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, एज ए रिजल्ट हमारे पास केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि हमारे पास डी शील्डिंग बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है? ये चीज़ें सारी हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर कवर कर ली हैं। बेसिक नॉलेज वही है जो प्रोटॉन है हमारा स्पेक्ट्रोस्कोपिक है, लेकिन इसके अंदर नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आएंगे, डेप्थ आएगा, ये चीज़ें जो है वो समझने वाली हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर भी आप अच्छे से सुनिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।